ध्वनि कविता, लाख की चूड़ियाँ, उसके बाद डायरी, सॉरी सब बस की यात्रा और दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती। हाँ, इतना मैंने बेटा करा दिया। आप कॉपी कब चेक करेंगे? बेटा हम जिस दिन, सुनो, हम जिस दिन मांगेंगे उस दिन आप लोग भेज दीजिएगा, ठीक? जिस दिन, हाँ, परेशान मत होइएगा, जिस दिन होगा उस दिन आप भेज दीजिएगा, ठीक? अच्छा, और हाँ बिल्कुल, बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं? भारत की खोज में कितना करवाया है? भारत की खोज, भारत की खोज बेटा वो पढ़ने के लिए, वो किताब को देखिए, उसमें केवल लिखा है केवल पढ़ने के लिए। उसमें से प्रश्न आपके एग्जाम में, परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। ओके सर। ओके सर। चलिए, हम लोग सुबह क्या पढ़ रहे थे ये बताइए? समास। यस सर। समास में क्या हो, कहाँ तक हो गया था? समास की परिभाषा हो गई थी। यस सर। अच्छा, परिभाषा हो गई तो बड़ी अच्छी बात है। परिभाषा में हमने क्या बताया था कि दो शब्दों को क्या करते हैं? संक्षेप करते हैं। सर, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनने की क्रिया को समास कहते हैं। हाँ, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनने की क्रिया को समास कहते हैं। मतलब दो अगर पद मिले हैं उनको संक्षेप में कर दीजिए तो उसी को समास कहते हैं, ठीक? जैसे मैंने आपको बताया था गंगा का जल, फिर रसोई के लिए घर, याद है आपको? यस सर। बोलिए। यस सर। रसोई के लिए घर, रसोई, हाँ, रसोई के लिए घर, के लिए घर क्या हो जाएगा? रसोई घर, याद है आपको? यस सर। रसोई घर। चलिए, ठीक। और देखिए, ये तो हो गई सब, ये तो हो गया हमारा समास। हो सकता है क्या बेटा? सर, माता पिता का सर माता और पिता हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, माता और पिता, माता और पिता। क्लियर हो गई बात? बोलिए। अब देखिए, इसके बाद जो आता है वो बात आती है समास विग्रह की। समास विग्रह क्या होता है? आप लोग समास जान गए? विग्रह का मतलब होता है अलग अलग करना। विग्रह का क्या मतलब होता है? अलग अलग करना। क्या होता है? अलग करना, ठीक? अब समास विग्रह का क्या मतलब होगा कि जिन पदों को जोड़ करके, जिन पदों को जोड़ करके हमने समास बनाया था, जिन पदों का हमने संक्षेपीकरण किया था, उसी पद को पुनः जोड़ के बड़ा कर देना, वही कहलाता है समास विग्रह, ठीक? वही क्या कहलाता है? समास विग्रह। क्लियर हो गई बात? यस सर। जैसे देखिए, जैसे अगर हम लिखे गंगा जल, समझिए बात को, अगर हम लिखे गंगा जल, अब इसी गंगा जल को हम विस्तारित करके बोले गंगा का जल, इसी गंगा जल को बेटा हम विस्तारित करके बोल सकते हैं। ठीक, गंगा, अब इसको देखिए, हम समझते हैं। अब इसको हम देखते हैं, इसको हम कहेंगे गंगा का जल, कहेंगे गंगा का जल। यही समास विग्रह है। क्या है? यही जो
जो हमारा समास विग्रह, ठीक, समझ गए? यही समास विग्रह। अब इसकी परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा समास विग्रह की लिखिए। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाएं, समस्त पद माने जैसे रसोई घर, ये समस्त पद है, इसको अलग अलग करेंगे तो बनेगा रसोई के लिए घर। तो लिखिए कि जब समस्त पद के पदों को अलग अलग किया जाए, जब समस्त पदों के पद को, या समस्त पदों के पद को अलग अलग किया जाता है या अलग किया जाता है। किताब में अलग अलग दोनों दिया कि नहीं? तो समस्त पद की किताब भी परिभाषा दे दिया आपको। दोनों मिलावट कंफ्यूजन हमारी परिभाषा में। जब समस्त पद के, नोट करो बेटा, सभी पदों को अलग अलग किया जाता है। समझ गए इस बात को कि नहीं? समझ गए। अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। इसको नोट करिए, फिर हम समझाएंगे इसको फिर से, परेशान मत रहिए। इसको हम फिर से, इसको पहले इस परिभाषा को लिख लीजिए, उदाहरण बता देते हैं। हो गया। देखिए इसको समझिए पहले ध्यान से। कहते हैं कि जब समस्त पदों को, अब समस्त पद क्या होता है? जो कई पदों को जोड़ करके जब हम एक पद बनाते हैं, उसी बने एक पद को ही समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए, घर के लिए जो हमारा उपयुक्त शब्द बना रसोई घर, तो वो रसोई घर समस्त पद होगा। अब समास विग्रह की परिभाषा क्या कहती है कि जब समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किया जाए, मतलब फिर उसको वापस तोड़ देंगे, वही समास विग्रह। विग्रह का मतलब होता है तोड़ना या अलग करना, ठीक? इसको सबको नोट कर लिया? यस सर। चलिए, नोट कर लिए तो बड़ी अच्छी बात है। नोट कर लिए तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए देखिए, जैसे अगर हम लिख देते हैं रसोई के लिए घर, इसी को लेके चलो, रसोई घर, ये समस्त पद है। ये समस्त पद क्यों है? क्योंकि इसमें संपूर्ण बातें निहित है। जैसे रसोई के लिए घर कहने से अच्छा है कि आप रसोई घर कह दीजिए। अब इसी चीज को समस्त पद के सभी पदों को अलग कर दीजिए, तो इसमें कौन कौन से पद छिपे हैं ध्यान दीजिए। रसोई के लिए घर, ठीक? रसोई के लिए घर, इस रसोई घर में रसोई के लिए घर, ये जो पद है ये छिपा है और यही होगा हमारा विग्रह। बताइए, कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए, समास में बेटा दो पद होते हैं। समास में जब पदों की बात आएगी तो आप लिख देना दो पद, यहां हम बना देते हैं। एक होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। दूसरा होता है, इसको नोट करिए तो, पूर्व पद और उत्तर पद। कर लिए?
Yes, sir. Yes, sir. No, sir. नोट करिए तो हम बता रहे हैं। यस सर हो गया। यस सर। जैसे हम कहें रसोई के लिए घर, इसी से समझाते हैं। यस सर। ऐसे कहा चिल्ला रहे हो बच्चा? तो इसमें जो पहला पद होगा वो पूर्व पद होगा और जो बाद वाला पद होगा वो उत्तर पद होगा। क्लियर? यस सर। कौन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ रहा है जी? कितने लोग हैं? जरा से एक बार एक नजर मार ले तो। 34. बस 34। जरा Yes, देखिए, sir. यस सर। यस देख ले एक मिनट देख ले आप लोगों से। मीटिंग चैट कहाँ से आ गई? आरव 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 बालक, यस सर। तो आज कविता लिख के भेजोगे ना? अच्छी कविता लिख के भेजना। हाँ सर। हाँ, एक्टिविटी में जो बताए हैं अच्छी कविता लिख के भेजना है तो। हाँ सर। हाँ, जिया सिंह, सुमित सिंह, Yes. सब लोग अच्छी अच्छी कविता लिखेंगे अपने, मतलब जो जितना बेस्ट लिख सकते हैं। Okay. हाँ, और उसको अगली, अब सुनो, वही कविता लिख के लिखे रहना। अगली एक्टिविटी अरे कुछ भी लिखना, कविता कुछ भी लिखना, अगली एक्टिविटी वाली क्लास में उसको सुनेंगे हम। ठीक? वही आप, और जिसकी कविता अच्छी होगी उसको हम बताए, हाँ उसको इनाम देंगे जिसकी कविता अच्छी होगी। क्या देंगे? अरे मिठाई मिलेगा, मिठाई। ठीक है, बतासा। चलिए, समझ गया ना चीज? समास में समस्त पद समझे, पूर्व पद समझे, उत्तर पद समझे, समझ गए ना सब चीजों को? Yes. चलिए, समझ गया तो बड़ी अच्छी बात है, समझते रहिए। अब देखिए एक चीज आती है संधि और समास में अंतर। इसको नोट कर लीजिएगा। एक्सक्यूज सर। बिल्कुल बच्चा, बताइए। सर जैसे एग्जांपल है रसोई के लिए घर, तो इसमें पूर्व पर रसोई होगा। बिल्कुल होगा, जो पहले आएगा वही पूर्व होगा, जो बाद में आएगा उत्तर होगा। समझ गए? यस सर। पूर्व माने होता है पहले। अब देखिए जो आपके साथ एक और समस्या आएगी, संधि और समास में अंतर। ठीक, इसको आसान बना दो। यस सर। एक लाइन इधर खींचो, एक लाइन इधर खींचो, इस वाले में जगह दे दो संधि को। देखो तुम लोग समास और संधि में अंतर अपने आप कर ले जाओगे, क्योंकि हम आपको 7th में पढ़ाए हैं, याद है कि भूल गए? Yes, sir. अच्छा, संधि की परिभाषा क्या होती है? Sir, वर्णों के पारस्परिक मेल को संधि कहते हैं। बस रुक जाओ, हम सुन लिए। दो वर्णों के पारस्परिक, सुनो, मतलब दो वर्णों के पारस्परिक मेल को, माने वर्णों के पारस्परिक मतलब वर्ण मिलेंगे। ठीक, यही तो है, बोलिए। yes. यही संधि है ना, वर्णों के पारस्परिक मेल को संधि कहते हैं। ठीक, अच्छा समास क्या है बच्चा? Sir, एक पद भाव हमसे एक दो या दो से अधिक शब्दों की मदद से नए शब्द बस पुराने शब्द का इस्तेमाल कहते हैं। बस रुक जाइए। शब्दों के मेल से नया शब्द आए, शब्दों के मेल से नया शब्द जो बने। ठीक, यही है।
Yes, sir. देखो इस परिभाषा को ध्यान से समझो। इन दोनों में जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है, समास में किसका मेल हो रहा है शब्दों का और संधि में किसका मेल हो रहा है। वर्णों का। तो इसका मतलब है कि संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। ठीक। Yes, sir. यस अच्छा एक चीज और देखिए, जब संधि में वर्ण मिलते हैं तो परिवर्तन भी होता है। जैसे आप विद्या धन, सुनिए, जब से आप विद्या धन आलय पढ़ेंगे तो ये सीधे जाएगा विद्यालय बनेगा, ये इस तरह से लिखा जाएगा ना, बोलिए। यस तो वर्णों का परिवर्तन भी यहाँ होता है, लेकिन यहाँ नहीं होगा। यहाँ समझिए, रसोई के लिए घर अगर है तो यहाँ रसोई घर ही होगा, यहाँ नहीं बदलेगा। यहाँ शब्द का संक्षेपीकरण भले होगा लेकिन अर्थ नहीं बदलेगा या कोई वर्ण गायब नहीं होगा। यहाँ देखिए, एक यहाँ वर्णों का परिवर्तन होता है या परिवर्तन नहीं होता शब्दों का। ठीक। Okay, sir. कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. अच्छा, वेरी गुड। नो सर तो वेरी गुड। अब संधि और समास के अंदर समझ गए? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या जाना, जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं। समास की परिभाषा, समास विग्रह, समास के उदाहरण, पूर्व पद उत्तर पद, संधि और समास में अंतर। इतना सबको समझ में आ गया? अगर इसमें से किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ तक चीजें अगर ना समझ में आई हो तो बताइए, तब हम उसकी आगे, नहीं आई तो समझा के तब आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं। सर पूर्व और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है। मान लो समास में इतना तो पता है कि दो या दो से अधिक शब्द होते हैं, ठीक, बोलिए। यस सर। इतना कंफर्म है ना? तो जो पद पहले आएगा, पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। नोट कर लो, पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और उत्तर पद को क्या कहते हैं? सॉरी, बाद वाले पद को उत्तर पद। ओहो, बाद वाले पद को उत्तर पद। नोट कर लो इसको भी। चल नोट करो तो। नोट करो, इतना रिवीजन करो 2 मिनट, फिर इसके आगे बताते हैं कि समास के प्रकार कितने होते हैं। सर इसका उदाहरण। इसका उदाहरण दे दें? नहीं समझ पा रहे हो? लो, अब तो समझ जाओगे ना कौन पूर्व पद होगा कौन उत्तर पद होगा, कि यहां भी बताना पड़ेगा? बोलिए। यस सर। अब एक बार आप परिभाषा, उसके बाद पूर्व पद उत्तर पद, संधि समास में अंतर और समास विग्रह, इतना पढ़ जाइए तो, इतना पढ़ जाइए फिर हम बताते हैं। घूमे नहीं गया, आज घूमे नहीं गया तो वहीं से चले गए। क्लासेस में नहीं रहते, बस आजकल गाँव नहीं रहते सवेरे, अभी नहीं, 1 तो बजी ना, 12 बजे अब मुझे लगा कि क्लास में नहीं घुसते।
क्या सत्यानुसार सबका ऑब्जर्वेशन कर ही सकेंगे तो पता तो नहीं है। सर लिख लिया। चलिए अब लिखिए समास के प्रकार या समास के भेद। पढ़ लिया। अब लिखिए समास के भेद या समास के प्रकार। ठीक, नोट करिए। समास के बेटा 6 भेद होते हैं। होते तो वैसे 4 हैं, लेकिन आधुनिक व्याकरणों ने इसको 6 नाम दे दिया है। नोट करिए पहला, नोट करते रहिए। नोट करिए इसको तो। अरे चार्ट बनाओ कि डन? चार्ट बनाओ ऐसे जैसे बनाए हैं। डन कर रही हो, किताब से नकल मार के डन। इसको नोट करो तो। नोट करो तो। यस सर, डन। हो गया डन। यस सर। अगर एग्जाम ऐसे ना लिखे ना तो फिर निकाल के मारेंगे, जान लेना। अभी डन बोल तो रहे हो, अगर कॉपी भी ये चीज ना देखी ना तो फिर समझ लेना। चलिए कितना हो गया गिनो? 1 2 3 4 5 6। हिंदी में गिन लो। 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ कितने लिख दोगे? 6। चलो लिखो। ठीक, शुरुआत करते हैं अव्ययी भाव समास। इसके नाम पर जाना, फिर इसका काम देखना। इसका नाम क्या है? अव्ययी भाव समास। चलिए समास को हम छोड़ देते हैं, फिलहाल हम इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं। इससे हमको कोई मतलब नहीं। अभी हमको मतलब है सीधे सीधे अव्ययी भाव से। इसको तो इसमें से भाव को भी निकाल दीजिए। अब हमारा बचता है अव्यय। अ और व्यय। अ और व्यय। व्यय माने क्या होता है बताओ? व्यय माने क्या होता है?
अरे खर्चा करना या जो खर्चा हो, बोलो बोलो, खर्च होने वाला, खर्चा होने वाला, बोल जल्दी। होगा होगा कि नहीं होगा? अरे लोग कहते हैं कि पैसे, और इसी में उपसर्ग जोड़ दोगे तो अव्यय हो जाएगा, माने जो खर्च न हो। ठीक, मतलब ऐसा शब्द इस समास में ऐसा शब्द जुड़ेगा जो कभी बदलेगा नहीं, किसी भी परिस्थिति में, चाहे लिंग बदल जाए, चाहे कारक बदल जाए, चाहे वचन बदल जाए, किसी भी परिस्थिति में बदलेगा नहीं। तो इसी को कहते हैं अव्ययी भाव समास। परिभाषा लिखो, जिस समास में पहला पद प्रधान हो, अव्ययी भाव समास। लिखिए, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, नोट करिए इसको। आपको पूर्व पद उत्तर पद याद है? यस सर। तो बस अब पदों का उपयोग यहीं पे होगा, ये जान लीजिएगा। पदों का जो असली उपयोग है वो यहीं पे होगा। तो लिखिए, जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है या पहला पद प्रधान होता है, उसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव। बेटा माइक बंद कर दो, ये रेलगाड़ी में चलाओ यहां बैठ के, ठीक है? नोट करो इसको तो। हाँ, सबको नोट कर लेंगे तो जल्दी आओ मत। हो गया? क्या लिखा है? जिस समास में पहला पद प्रधान होता है। पहला पद माने जो पद आगे होगा। यहां तक बात क्लियर है? जो पद हाँ, अच्छा, प्रधान का क्या अर्थ है ये बताइए? प्रधान का क्या अर्थ है? पहला। अरे बेवकूफ हो क्या एकदम? प्रधान का मतलब पहला। हाँ, वेरी गुड। प्रधान का मतलब होता है मुख्य। जो मेन हो वही तो प्रधान होगा। प्रधानाचार्य महोदय लिखते हो कि नहीं हिंदी में पत्र लेखन में? जो मुख्य आचार्य जी होंगे, हाँ, जो प्रमुख गुरु जी होंगे, ठीक? प्रधान माने मुख्य। तो जिस समासिक पद में पहला पद प्रधान होगा, जैसे इसको मिटा दें। यस सर। चलिए, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, यथाशक्ति। परिभाषा क्या कह रही है? इसमें दो पद, पहले पूर्व पद और उत्तर पद बताओ। पूर्व पद क्या होगा? पहला पद क्या होगा? यथा। और दूसरा क्या होगा? और उत्तर पद क्या होगा? शक्ति। अच्छा, चलिए, परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा पढ़िए। जिस समास से पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब बताओ, जो पहला पद आपने बताया यथा है, तो जरा इस पहले पद को ध्यान से देखो। यथा को आप बदल सकते हो? नो सर। बोलिए। आपकी किताब में अव्ययी भाव समास बाद में दिया है, ठीक है, लेकिन हम इसको पहले पढ़ा रहे हैं, क्योंकि क्रम यही है।
अव्ययी भाव तत्पुरुष आपकी किताब में इसको 5वां नंबर पे दे दिया है, ठीक है। तो इसमें पहला पद कौन है? यथा। यथा क्या होगा? अव्यय है। आपको हम क्लास 7 में एक चैप्टर भी पढ़ाए थे अव्यय, याद है? तो हाँ, तो जो अव्ययी भाव के शब्द है उसी अव्यय से होकर निकल के यहाँ आए हैं, ठीक। यथाशक्ति, यथा विधि, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। भरपेट, भरपेट भोजन करते हो कि नहीं? ज्यादा ही करते होगे तुम लोग। आकंठ भोजन करते होगे या अचुंड करते होगे, आकंठ की तो बात है छोड़ो। समझ गए बेटा? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? नो सर। अव्ययी भाव समास में किसी को कोई दिक्कत? ये जान लीजिए कि अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होगा, इसको थोड़ा सा नोट में लिख ही लो, एक नोट करके लिख लो तुम लोग, इसको नोट में लिख लो। अव्ययी भाव बेटा एक मिनट लिखिए। अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है, नोट कर लीजिए, नोट करिए इसको। तो पहला पद क्या होगा? अव्यय होगा। उदाहरण आप लोग किताब से लिख लीजिएगा, और अब जितना पढ़ाए हैं उसमें से किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछिए, क्योंकि मेरे हिसाब से 5 मिनट समय शेष है, 5 मिनट से 4 मिनट हो। और अभी हम आगे न तत्पुरुष शुरू करेंगे न कर्मधारय शुरू करेंगे। कल वाली क्लास हमारी जो होगी उसमें हम कर्मधारय तत्पुरुष जो भी शुरू करना होगा करेंगे। अभी तक हमने आपको जितना पढ़ाया है उसमें से कुछ पूछना हो तो पूछिए।